हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं दोलन वाला चैप्टर के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है वो बताना है। तो पहला है इसमें किसी तैराक द्वारा नदी के तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। तो अब वैसे तो हमको लगता है कि यह आवर्ती गति कर रहा है, पर यह एक निश्चित समय अंतराल में नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि उसके जाने और आने जाने के समय के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, तो यह आवर्ती गति नहीं है। ठीक है। दूसरा है किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी NS यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। तो अगर हम एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका गए कोई क्षण चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे, और इधर पृथ्वी के नॉर्थ साउथ है, तो ऐसे लटकाया गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इधर बल लगा के और छोड़ दें तो फिर से क्या होगा कि ये चुंबक अपनी स्थिति पर आएगा। तो अपनी स्थिति पर आएगा, पर इसके जड़त्व की वजह से यानी कि इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, थोड़ा आगे चले जाएगा, है ना, और फिर ये ऐसे ऐसे दोलन करेगा यहाँ पर। तो अब इसका दोलन का जो समय अंतराल है वह निश्चित समय में वह पुनरावर्ती करता है। तो इसीलिए यह क्या होगा, एक आवर्ती गति होगी। तीसरा है कि अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। तो घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति एक आवर्ती गति है, क्योंकि वो जो अणु है वो एक निश्चित समय अंतराल में अपने जो उसका पाथ है, जो उसका पथ है, उसको पुनरावर्ती कर रहा है। तो यह एक आवर्ती गति होगी। किसी कमान से छोड़ा गया तीर, तो कमान से अगर तीर छोड़ देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, वो सीधे सीधे आगे जाता रहेगा, तो यह आवर्ती गति नहीं होगी। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। दूसरा सवाल करते हैं इसके बाद। अब नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन लगभग सरल आवर्ती गति को तथा कौन आवर्ती परंतु सरल आवर्ती गति निरूपित नहीं करता है, यह हमको बताना है। पहला है पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति। तो वो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है ऐसे, ठीक है। तो घूर्णी गति है तो आवर्ती गति हुई, ठीक है, आवर्ती तो हुई, पर सरल आवर्त गति नहीं हुई। सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है, अग्रपश्च, ठीक है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो। और दूसरा क्या है इसका, F बराबर -kx होना चाहिए। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है बल उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो अग्रपश्च गति नहीं कर रहा है, तो यह सिर्फ एक आवर्ती गति है, सरल आवर्त गति नहीं है। किसी यू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। देखो, पारे के स्तंभ की गति, यू नली है इसमें, और यहाँ पर पारा ऊपर नीचे दोलित होता है, ऊपर नीचे ऐसे टू एंड फ्रो, अग्रपश्च हो रहा है। तो यह आवर्त गति तो है ही, और उसके साथ साथ में यह सरल आवर्त गति भी है, क्योंकि यह अग्रपश्च F बराबर -kx के नियम का पालन करता है। तो यह SHM भी है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीसरा है किसी चिकने वक्री कटोरे के भीतर एक बॉल बेयरिंग की गति जब उसे निम्नतम बिंदु से कुछ ऊपर के बिंदु से मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए। यानी कि ऐसा एक कटोरा है और एक बॉल है जो यहाँ से हम छोड़ते हैं, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब ये आवर्त गति तो है ही, और साथ साथ में SHM भी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अग्रपश्च। और बल का ये F क्या है, -kx के बराबर। जब इस तरफ विस्थापन होता है तो बल नीचे की तरफ होता है, केंद्र की तरफ। जब यहाँ विस्थापन होता है तो बल केंद्र की तरफ होता है, यानी कि F बराबर -kx। तो जब भी ऐसा होगा कि विस्थापन जिधर है और बल उसकी विपरीत दिशा में है और वह गति अग्रपश्च है यानी टू एंड फ्रो है, तो वो SHM कहलाएगी।
तो ये SHM है। ठीक है, पहली वाली सिर्फ आवर्त गति है, SHM नहीं है। ये SHM ही है और आवर्त गति तो हुई, आवर्त गति होगी तभी तो SHM होगी, सरल आवर्त गति नाम ही उसका है। किसी बहुपरमाणुक अणु की अपनी साम्यावस्था की स्थिति के परितः व्यापक कंपन। बहुपरमाणुक है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे परमाणु हैं जो अपना अलग अलग कंपन कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना कंपन कर रहा है, ये अपना कंपन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमको लगेगा कि यह पूरा कंपन, पूरे की बात हो रही है अब। तो इस पूरे का कंपन जो है वह इन सभी कंपनों का अध्यारोपण है। अब ये सब अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, तो सब ये SHM कर रहे हैं। पर अगर मैं पूरे की बात करूं तो पूरा तो क्या है कि सबका अध्यारोपण है, तो वह SHM नहीं होगा, सिर्फ आवर्त गति होगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, हम लोग ABCD के लिए लिख सकते हैं। अगला है अब क्वेश्चन तीसरा। चित्र में किसी कण की रैखिक गति के लिए xt ग्राफ दे रखे हैं हमको, और इसमें से बताना है कि कौन सा आरेख आवर्ती गति का निरूपित करता है और उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, आवर्त गति यानी कि वह अपनी अवस्था को वह पुनरावर्तन कर रहा है उसका निश्चित समय अंतराल में। तो पहला वाला देखो, तो पहले वाले में तो क्या है कि कोई पुनरावर्तन नहीं है, यह टाइम बढ़ता जा रहा है और इसका विस्थापन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी विस्थापन जीरो नहीं हो रहा। तो ये पहला वाला तो नहीं है। बी वाले में देखो कि समय के साथ साथ समय ऐसे बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर निगेटिव में जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर पॉजिटिव में जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये पुनरावर्तन हो रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर अब इसका आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, यानी कि जीरो से वापस जीरो में आने पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बिंदु एक और ये बिंदु ले लो, यहाँ से ये धनात्मक में गया, फिर जीरो में आया, फिर ऋणात्मक में गया अधिकतम, फिर जीरो पे आया। कितना सेकंड लगा, 1 से 2, 2 से 3, तो 2 सेकंड का इसका आवर्तकाल हो गया। ठीक है। सी वाले में देखो कि यहाँ पर ये विस्थापन अधिक, कम, फिर अधिकतम विस्थापन कम है, फिर जीरो, फिर बहुत ज़्यादा, फिर, तो यह एक आवर्ती गति नहीं है, क्योंकि कभी विस्थापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है ना। तो ये नहीं होगी। डी वाला देखो, डी में यह दिख रहा है एकदम कंप्लीट साइनसोइडल ग्राफ है, तो यह एक आवर्त गति है। तो आवर्त गति है तो ये देखो विस्थापन अधिकतम शून्य, ऋणात्मक में अधिकतम, फिर शून्य, फिर ये। तो यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट हुआ, यानी कि जीरो से वापस जीरो में आया, यानी कि अधिकतम धनात्मक में गया, फिर जीरो में आया, फिर अधिकतम ऋणात्मक में गया, फिर जीरो पे आया। तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 सेकंड, यानी कि आवर्तकाल। तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर लिख सकते हैं चारों के। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए समय के फलनों में कौन सरल आवर्त गति, आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं, अनावर्ती गति है, यह हमको बताना है। देखो आवर्त गति क्या होती है, जैसे कि जो निश्चित समय में पुनरावर्तन कर रहा है, भले ही वो घूर्णी गति कर रहा है तो भी वो आवर्ती गति है, वह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है यानी कि अग्र पश्च कर रहा है तो भी वो है, वाइब्रेशन कर रहा है तो भी वो आवर्त गति है। सरल आवर्त गति क्या होता है कि जब वह एक टू एंड फ्रो यानी कि अग्र पश्च गति करता है और F बराबर क्या हो, -kx हो, तब। ठीक है। अब इनमें से फलनों में से तो ये आपने पढ़ रखा है, जैसे कि साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी,
ये सारे क्या हैं, एसएचएम हैं। अगर कोई फलन साइन ए साइन, ये एन है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के रूप में लिखा जाए तो वह एसएचएम होगा। ठीक है, एसएचएम होगा वो। अब अगर ऐसा फलन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस टू ओमेगा टी, तो ये क्या है कि ये एक एसएचएम है, ये एसएचएम है, ये एसएचएम है। अब ये पूरा, अगर मैं पूरे की बात करूं, ठीक है, इस पूरे की मैं बात करूं तो पूरा क्या है कि ये अध्यारोपण है, अलग अलग सरल आवर्त गति का अध्यारोपण है। तो यह इस पूरे फलन की बात करूं तो ये पूरा फलन जो है ये एसएचएम नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, एक आवर्ती गति होगा सिर्फ। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर अलग अलग फलन दे रखे हैं, तो अब हमको इनमें से देखना है कि किन को इस प्रकार के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव या तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो जिनको इसके रूप में लिखा जाएगा वो क्या होगा, आवर्ती और एसएचएम दोनों, और जिनको सिर्फ इस फॉर्म में लिखा जाएगा साइन टू ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी कॉस साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में यानी कि प्लस प्लस के फॉर्म में, तो वो सिर्फ क्या होंगे, आवर्ती गति। और दूसरा जैसे कि ऐसे फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ई की पावर वाले फॉर्म या लॉग वाले फॉर्म, तो ये क्या होंगे, अनावर्ती होंगे। यह क्या होंगे, पुनरावर्ती नहीं करते हैं अपने मान की। चलो देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है। तो पहला वाला क्या है कि साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या हम इस तरह से एक ही में, या तो साइन में या कॉस में बदल सकते हैं दोनों को? तो हाँ, इसको बदला जा सकता है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बदलते हैं। तो हमने क्या किया कि ये है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अब रूट टू से गुणा और भाग कर दिया, यानी कि रूट टू बाहर ले लिया और इसके बट्टे में भी रूट टू कर दिया, इसके बट्टे में भी रूट टू कर दिया, यानी कि ये बन गया वन अपॉन रूट टू और एक बाहर रूट टू। अब वन अपॉन रूट टू क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया कॉस पाई बाई फोर, यानी कॉस 45, और यहाँ पर साइन 45, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 दोनों एक बटे रूट टू होते हैं। अब देखो ये क्या बन गया कि कॉस पाई बाई फोर साइन ओमेगा टी, साइन पाई बाई फोर कॉस ओमेगा टी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट टू तो आगे हो जाएगा, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं साइन ए यानी कि ओमेगा टी, और माइनस पाई बाय फोर यानी कि ये पाई बाय फोर बी, क्योंकि ये है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो अब देखो ये वही वाला फॉर्म हो गया, ए देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वाला, तो ये क्या हो गया, एक एसएचएम हो गया। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव वाला, तो ये एक एसएचएम हो गया। तो एसएचएम हो गया तो इसका हम लोग आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो आवर्तकाल क्या होगा इसका, देखो ओमेगा, इसके साथ कंपेयर करो, इसका आवर्तकाल ओमेगा से, तो यहाँ पर भी ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो यह एक एसएचएम है। ऐसे ही बी वाला देखते हैं आप। बी में क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी है। अब साइन क्यूब टी के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब, यहाँ से हमको निकालना है साइन क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, इसको पूरे को इधर ले लो, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 साइन क्यूब, इसमें से निकाल लेता हूँ ऊपर, तो 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा।
और साइन क्यूब थीटा चाहिए तो ये बटे में 4 यहाँ चला जाएगा, 1/4 ऐसा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा आ गया। तो 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या है, ओमेगा टी के बराबर है, यहाँ पे साइन क्यूब ओमेगा टी है। अब यह जो फॉर्म है यह एसएचएम नहीं है, यह सिर्फ क्या है, एक दो सरल आवर्त गति, यानी कि ये खुद एक एसएचएम है, ये एसएचएम है, पर ये पूरा का पूरा फलन क्या है, दोनों का अध्यारोपण है। तो अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल दोनों का अलग अलग आवर्तकाल निकालेंगे। तो पहले इसका निकाल लेते हैं 3 साइन ओमेगा टी का। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, तो 2π/ओमेगा, तो ये टी हुआ, ठीक है, आवर्तकाल। अब इसका तो यहाँ पर क्या है, 3 ओमेगा, तो 2π/3 ओमेगा, यानी कि 2π/ओमेगा क्या है, टी के बराबर है, तो ये क्या हो गया, टी डैश T π/3। अब इस पूरे का आवर्तकाल क्या होगा, जो न्यूनतम वाला है, यानी कि T/3, यानी कि T/3 के बाद यह क्या करेगा, खुद को पुनरावर्ती करेगा। तो इसीलिए इसका आवर्तकाल न्यूनतम समय जिसके पश्चात युग्म समीकरण पुनरावर्ती करता है, तो वो क्या हो जाएगा, T/3 बराबर T। तो अब इसमें एक छोटी सी समझने वाली चीज है कि हमने ये दोनों का अलग अलग आवर्तकाल तो निकाला, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस पूरे फलन, ये पूरा फलन कितने समय के बाद खुद को पुनरावर्ती करेगा, तो देखो यह वाला फलन, पहला वाला फलन कितने समय में खुद को रिपीट कर रहा है, 2π/ओमेगा, और ये वाला कितने में रिपीट कर रहा है, 2π/3 ओमेगा, यानी कि ये वाला समय कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो 2π/3 ओमेगा में ये रिपीट हो जाएगा। और 2π/, अब इसको मैं अगर t के फॉर्म में लिखूँ, ये T/3 है और ये क्या है, t है, तो t समय में ये 3 बार रिपीट हो जाएगा और ये 1 बार रिपीट होगा। तो पूरे का फलन क्या होगा, t यानी कि 2π/ओमेगा। समझ आई बात, कि t टाइम पे ये वाला 3 बार रिपीट हो चुका होगा और तब ये 1 बार रिपीट होगा। तो इसीलिए इस पूरे फलन का हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, t के बराबर आएगा। अगला करते हैं इसमें c वाला है। अब xt क्या दिया है यहाँ पे, 3 cos π/4 - 2 ओमेगा टी। अब हम लोग इसको वैसा वाला फॉर्म बनाएंगे, ऐसा वाला, a cos ओमेगा टी + -5। तो यानी कि ये हमको पहले चाहिए, ये बाद में चाहिए। तो देखो cos माइनस थीटा है ना, cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि माइनस बाहर आए तो वो प्लस बन जाता है cos में। तो इसलिए हम लोग इसको 2 ओमेगा टी - π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक एसएचएम सरल आवर्त गति, और इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2π/2 ओमेगा, यानी कि 2 से 2 कट हो गया और π/ओमेगा रह गया। तो यह एक एसएचएम है और जिसका आवर्तकाल है π/ओमेगा के बराबर। डी वाला है अब cos ओमेगा टी + cos 3 ओमेगा टी cos 5 ओमेगा टी। अब हम लोग इसको किसी भी तरह से एसएचएम वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जबकि ये खुद एक इंडिविजुअल एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, पर ये पूरा का पूरा फलन इन तीनों का अध्यारोपण है, इसलिए यह एसएचएम नहीं होगा, यह एक क्या होगा, सिर्फ आवर्ती गति होगी। तो उस आवर्ती गति का अब हमको क्या निकालना है, आवर्तकाल। तो पहले हम लोग cos ओमेगा टी का, cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा है तो 2π/ओमेगा, तो इसको हम लोग t ले लेंगे। अब cos 3 ओमेगा टी, तो 3 ओमेगा टी के लिए 2π/3 ओमेगा, T/3। ऐसे ही cos 5 ओमेगा टी के लिए 2π/5 ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा T/3 T/5। तो अब मैं इस पूरे के आवर्तकाल की बात करूं तो ये वाला फलन t समय में खुद को रिपीट करता है, यह T/3 में खुद को रिपीट करता है, ये T/5 में रिपीट करता है, यानी कि ये पूरा फलन t समय में खुद को पुनरावर्ती करेगा। तो उस समय में ये 3 बार रिपीट हो चुका होगा, ये 5 बार और ये 1 बार, यानी कि पूरा का पूरा रिपीट हो गया t में। तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2π/ओमेगा, यानी कि t।
और यह एक आवर्त गति है, न कि SHM। अगला ई वाला है xt बराबर EXP माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। यह एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर जो है समय के साथ साथ यह घटेगा इसका मान। तो x यानी कि t बराबर 0 रखूँ तो t बराबर 0 में ये इसका मान क्या होगा, xt का मान 0 होगा t बराबर इन्फिनिटी में, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है फलन, यानी कि आवर्ती नहीं कर रहा है। तो यह एक अनावर्ती गति है। ऐसे ही ये xt 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर t बराबर इन्फिनिटी रखें तो x भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा है। तो यह भी एक आवर्ती गति नहीं है। पांचवा प्रश्न है, कोई एक कण दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दो बिंदु A तथा B के बीच रैखिक सरल आवर्ती गति कर रहा है। A से B की ओर की दिशा को धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए, जबकि यह कण A सिरे पर है, जब B पर है, और अलग अलग स्थिति दे रखी है। जैसे हमने A ले लिया और B ले लिया और यह इसकी मध्य स्थिति है मानो, ठीक है, ये और ये। अब ये क्या बोल रहा है कि A से B की दिशा, यानी कि इस तरफ वाली दिशा, A से B तरफ वाली, इसको धनात्मक लेंगे, A से B की तरफ। तो A सिरे पर क्या क्या चीजें बतानी है हमको, वेग, त्वरण और बल, ठीक है, ये चीजें बतानी है हमको। तो A सिरे पर वेग, A सिरे पर वेग क्या होगा, शून्य होगा। जब वो अपनी महत्तम यानी कि अधिकतम धनात्मक या अधिकतम ऋणात्मक में होता है तो उस तरफ पे वेग क्या होता है, शून्य होता है। A पर वेग क्या होगा, शून्य। त्वरण, अब त्वरण जब यहाँ पर अब वेग शून्य है तो धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका त्वरण, वेग बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। वेग कम होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ये बढ़ रहा है, इधर से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर इसकी मध्य स्थिति है, तो यहाँ पर वेग अधिकतम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, बल। तो बल किधर लग रहा है, इसके मध्य स्थिति की तरफ, यानी कि ये यही दिशा है, तो ये भी क्या हो गया, धनात्मक। B सिरे पर, ठीक है, तो B सिरे की मैं बात करूं तो B पर वेग शून्य, ये अधिकतम है तो ये भी शून्य। त्वरण, अब त्वरण यहां पर, अब B सिरे पर त्वरण इस दिशा में, बल इस दिशा में, तो बल और त्वरण दोनों इसी दिशा में होंगे, क्योंकि हमेशा जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो बल हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा है, तो ये इस तरफ होगा, तो ये क्या होगा, त्वरण भी ऋणात्मक, बल भी ऋणात्मक, ठीक है। C, A की ओर जाते हुए, A की तरफ जा रहा है भाई, ठीक है, हाँ, A की तरफ जा रहा है, और A की ओर जाते हुए A B के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर है ना, इस तरफ को जा रहा है, A की तरफ। तो अब मध्य बिंदु जब पहुंचेगा तो वेग होता है उसका मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक है। तो C वाले में आएगा, ये ABC बिंदु ना होके ये ABC वाले हैं। C में वेग ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, अधिकतम और ऋणात्मक, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि त्वरण कितना होगा और बल कितना होगा। अब यहाँ पर बल शून्य होगा और त्वरण भी शून्य होगा, क्योंकि जब वो बल कहाँ पे लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। जब वो चीज़ केंद्र में ही है तो बल तो शून्य हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें शून्य हो जाएंगी, बल भी और त्वरण भी, क्योंकि बल शून्य है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा उस टाइम पे। डी में क्या बोल रहा है कि A की ओर जाते हुए B से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, A की ओर जा रहा है और B से 2 सेंटीमीटर, अब ये दूरी 5 सेंटीमीटर है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर है,
कहाँ जा रहा है, ए की ओर जाते हुए, तो ए की ओर जा रहा है, ऐसे यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर वेग, तो वेग तो क्या आएगा यहाँ पर, ऋणात्मक आएगा क्योंकि इस तरफ को जा रहा है ये, ऋणात्मक। त्वरण वो भी ऋणात्मक आएगा क्योंकि त्वरण भी इसी तरफ होगा और बल भी इसी तरफ होगा, तो ऋणात्मक सारी चीजें। ई में बोल रहा है कि बी की ओर जाते हुए ए से 3 सेंटीमीटर, ए से 3 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर होगा और बी की तरफ जा रहा है, तो वेग इस तरफ है तो धनात्मक हो गया, बल इसी तरफ है, त्वरण भी केंद्र की तरफ है, तो ये भी सब धनात्मक आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, एफ वाला। ए की ओर जाते हुए, ए की ओर जाते हुए बी से 4 सेंटीमीटर दूर, बी से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं ए की तरफ जा रहा है, तो वेग ऋणात्मक क्योंकि इस दिशा में जा रहा है, त्वरण भी केंद्र की तरफ होगा क्योंकि केंद्र तो यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर बोला है इसने, तो ये भी ऋणात्मक, बल भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ऋणात्मक। तो इस तरह से हम लोग अच्छे से टेबल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसके बारे में। छठा प्रश्न है अब कि नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण a तथा विस्थापन x के बीच संबंधों में से किसके सरल आवर्त गति संबंध है। तो यहाँ पर हमको 4 अलग अलग दे रखे हैं त्वरण, और इसमें से बताना है कि कौन सा त्वरण सरल आवर्त गति यानी कि SHM का है। तो SHM के लिए त्वरण जो होता है समानुपाती होता है विस्थापन के, पर विरुद्ध दिशा में, तो A समानुपाती -x। तो यहाँ पर जिसमें भी आपको A समानुपाती -x दिखे वह त्वरण SHM का है, बाकी त्वरण SHM के नहीं है। पहला वाला A समानुपाती x तो है पर धनात्मक है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर माइनस तो है पर यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये भी नहीं हो सकता। A बराबर -x, तो ये होगा SHM। और ये वाला भी क्यूब में है और माइनस भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कौन SHM है कौन नहीं है। तो सिर्फ सी वाला जो है वो SHM है, बाकी के SHM नहीं है सरल आवर्त गति। ओके, अगला सवाल, 7वां सवाल है कि सरल आवर्त गति करते किसी कण की गति का वर्णन नीचे दिए गए विस्थापन फलन द्वारा दिया जाता है, यानी कि xt बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। अब t बराबर 0 स्थिति पर उसकी स्थिति 1 सेंटीमीटर है तथा आरंभिक वेग ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या है। कण की कोणीय आवृत्ति दे रखी है पाई पर सेकंड, और यदि सरल आवर्ती गति का वर्णन करने के लिए कॉस फलन के आधार पर हम साइन फलन चुने, तो पहले हम लोग कॉस के लिए करते हैं। तो कॉस के लिए ये कॉस है, t बराबर 0 दे रखा है, तो t बराबर 0 पर x है 1, ठीक है। वेग कितना दे रखा है, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और कोणीय आवर्ती यानी कि ओमेगा दे रखा है पाई पर सेकंड। तो हम फॉर्मूला लेते हैं ऊपर से, x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। तो x की जगह अब t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 यानी कि ये 0 हो गया, और x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर a cos 5, क्योंकि ये वाला 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 5। तो ये हमको एक समीकरण मिल गया इसमें से। अब हमको दूसरी चीज दे रखी है वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी कि t बराबर 0 पर वेग। अब वेग क्या होता है, dx बटे dt, तो d बाई डी एक्स, ठीक है, ओ सॉरी dx बाई dt, ठीक है, इसका dx बाई dt हो गया। तो इसका क्या कर दो, a cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब cos का क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -a
कॉस ओमेगा टी फाई, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ से ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये अब ये वेग है dx बाई डी टी, और ये किसके बराबर है, हमको ओमेगा के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये ओमेगा से ये ओमेगा कट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर -1 बराबर ए साइन फाई। ये दूसरा समीकरण मिला। अब जो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, इनको वर्ग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। वर्ग करके जोड़ देते हैं मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, वो क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। अब तो वो निकल गया सिर्फ। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, ये हुआ 2, तो a क्या हो गया यहाँ पर √2 यानी कि प्लस माइनस √2, तो a ही तो हमको चाहिए था आयाम, तो आयाम हमको मिल गया यहाँ से, तो आयाम मिल गया। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, ये आरंभिक कला यानी कि ये फाई कितना है, तो फाई निकालना आसान है। जो ये समीकरण 2 है और 1 है उसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a साइन फाई बटे a कॉस फाई बराबर, यहाँ है -1 बटे 1, तो हो गया -1, a से a कट हो गया, तो tan फाई बराबर -1। tan फाई -1 कब होता है, तो हमको पता है वह कब होता है, तो फाई हो गया आपका -π/4 या तो 7π/4, तो फाई भी निकल गया और आयाम भी निकल गया a। तो अब यही चीज अगर साइन थीटा हो, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो, तो कैसे करेंगे, सेम उसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले कॉस वाला देख लो, तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लेंगे, x, v और ओमेगा, और सबसे पहले x की जगह 1 रख के t बराबर 0 रख के, तो ये x है, यहाँ पर t बराबर 0 इधर रखा है, तो 1 हो जाएगा a cos फाई। तो पहला समीकरण बना। दूसरा समीकरण बना कि इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो अवकलन किया तो dx बाई dt बन गया वेग, और यहाँ पर इसका अवकलन हो गया, तो a का तो a cos ओमेगा t प्लस फाई का साइन माइनस में, और ये ओमेगा t का ओमेगा। अब वेग है ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट हो जाएगा, तो बचेगा -1 a साइन फाई। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो a cos स्क्वायर फाई a साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, तो a स्क्वायर बराबर a हुआ, 2 हुआ, यहाँ से 1 और 1 2, तो a बराबर ±√2, ये आयाम हुआ, ठीक है। अब इसका फाई, तो साइन बटे कॉस यानी कि समीकरण 2 बटे समीकरण 1, तो -1 + 1, तो -1 हुआ, बटे करेंगे तो फाई कितना आ जाएगा, -π/4 या तो 7π/4। अब ऐसे ही कॉस की जगह साइन लेना, ये आसान है, वैसा ही है। तो x बराबर जो a था उसकी जगह हमने b ले लिया, b साइन ओमेगा टी प्लस, और फाई की जगह ले लिया अल्फा। चलो अब t बराबर 0 पे x बराबर 1 है, तो 1 रख दिया, तो b ये साइन 0 हो गया अल्फा, तो b साइन अल्फा बराबर 1। अब वेग क्या होगा, इसका विकलन कर दो x के सापेक्ष में dx बाई dt बराबर, यहाँ साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और b ओमेगा। अब वेग क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा से ओमेगा कट हो गया, तो दूसरा समीकरण बना हमारा b cos अल्फा बराबर 1। अब वही चीज़ समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो वर्ग करके जोड़ देंगे तो वही हमको 2 मिल जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ±√2। अब किसकी बात करते हैं, अल्फ़ा की बात करते हैं, तो अल्फ़ा के लिए समीकरण
3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, तो b साइन अल्फा b कॉस अल्फा, तो b भी कट हो गया तो 1 हुआ। तो 1 तो कब होता है? π/4 यानी 45 डिग्री। तो अल्फा कितना हो गया? π/4। तो इस तरह से इसको हम लोग हल कर लेंगे। और अगला सवाल देखते हैं अभी। 8वां प्रश्न है, किसी कमानीदार तुला का पैमाना 0 से 50 केजी तक अंकित है। यानी कि कोई पैमाना है जिसमें हम लोग वजन मापते हैं, वो 0 से 50 केजी तक अंकित है, और जो वो पैमाना है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जैसे ये यहाँ पर 0 से और यहाँ पर 50 केजी तक खींचता है। यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और ये इस तरह से नीचे वजन लटकाते हैं, और ये जो स्प्रिंग का वो है यहाँ पर ये स्केल जैसी बनी होती है, ठीक है, और इसमें ये नीचे की तरफ खींचता है। तो ये पूरा 20 सेंटीमीटर का है। तो अब इस तुला से लटकाया गया कोई पिंड जब विस्थापित करके मुक्त किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग ऊपर नीचे दोलन करेगी। तो इसका आवर्तकाल हमको दे रखा है भाई 0.6 सेकेंड। तो अब यह बोलते हैं कि उस पिंड का भार कितना होगा जो ये लटकाया हमने। तो अब आवर्तकाल के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है, तो T बराबर 2π√m/k। तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं क्योंकि आवर्तकाल दे दिया है। 2π तो कांस्टेंट है पर पहले k निकालना पड़ेगा। अब k कहाँ से निकलता है? तो F बराबर होता है -kx स्प्रिंग के लिए, तो यहाँ से k निकलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन भूल जाएं, चलो सिर्फ हमको मान चाहिए k का, तो F बराबर kx, तो k बराबर क्या हो जाएगा? F/x। अब F क्या है? तो F वो है, देखो अगर मैं इसको अधिकतम 50 किलो बल दे दूं तो ये पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, है ना। तो 50 किलो में 20 सेंटीमीटर खिसकता है ये, तो ऊपर 50 पर 50 क्या? न्यूटन, तो 9.8, और बटे में 20 सेंटीमीटर उसको बदल देंगे मीटर में। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको k, तो यहाँ रख देंगे k, और आवर्तकाल तो दे रखा है 0.6 पहले से ही, और m निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो करते हैं ऐसे, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड तभी तो m मिलेगा, इधर t² हो जाएगा, है ना। तो m बराबर t² k/4π² ऐसा होगा। देखो तो सबसे पहले तो हमने k निकाल लिया है, तो k निकाला 2450 न्यूटन पर मीटर। अब t होता है 2πm/k, हमको m चाहिए, तो t² बराबर हो जाएगा 4π² m/k, यहाँ से m हो जाएगा t² k/4π²। t हमको पता है, k हमने निकाल रखा है, 4π² कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14। सारी चीज़ें इसमें रखेंगे, गुणा भाग करके तुम्हारा आंसर आएगा 22.36 किलो। अब इतना केजी आ गया है, आप चाहो तो इसको न्यूटन में बदल सकते हो गुणा 9.8 करके। तो गुणा 9.8 करेंगे तो 219.13 न्यूटन आ जाएगा। तो इतना न्यूटन का यह वो है जो लटकाया हमने और लटका के खींचा, तो कितने का दोलन हो रहा है? 0.6 का, 6 सेकंड का। अगला सवाल 9वां क्वेश्चन है कि 1200 न्यूटन पर मीटर कमानी स्थिरांक, यानी क्या दे दिया हमको? k, ये दर्शाया गया है चित्र पर, को क्षैतिज मेज से जुड़ी है। कमानी के मुक्त सिरे से ये 3 kg का द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा है, तो इस पिंड को 2 सेंटीमीटर दूरी तक खींचकर मुक्त किया जाता है। तो इसको हमने 2 सेंटीमीटर दूरी तक खींचा और छोड़ दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर इधर गया, फिर 2 सेंटीमीटर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर आया, तो ये 2 सेंटीमीटर इसका आयाम हो गया। तो a बराबर 2 सेंटीमीटर। तो पहली चीज पिंड के दोलन की आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति हमको निकालनी है पिंड के दोलन की। आवृत्ति को हम दर्शाते हैं नू से, कहीं कहीं पर f भी होता है, तो नू या f। तो नू बराबर हमने पढ़ा हुआ है क्या? 1/2π रूट k/m। 1/2π कांस्टेंट है, k हमको दिया गया है, द्रव्यमान हमको दिया गया है।
तो हम निकाल सकते हैं इसकी आवर्ती। तो इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे ही। तो ये सारा मान रख दिया इसमें, के का मान रखा, एम का मान रखा 3 किलो दे रखा है और के दे रखा है 1200, और पाई हो गया 3.14 गुणा भाग करके 3.2 प्रति सेकंड इसकी आवृत्ति होगी। बी इसमें पूछ रहा है अब पिंड का अधिकतम त्वरण। तो अधिकतम त्वरण के लिए फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इसके सारे फॉर्मूले। अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस होता है पर हम लोग सिर्फ मान की बात कर रहे हैं तो हमने माइनस हटा दिया, ओमेगा स्क्वायर ए। अब ओमेगा कहाँ से निकलेगा? तो ओमेगा निकलेगा 2 पाई नू से। नू हमने निकाल रखा है, 2 पाई नू, उसका स्क्वायर ए क्या है? 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। तीसरा इसमें बोल रहा है कि अधिकतम चाल, अधिकतम चाल वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम किसके बराबर होती है? तो वी मैक्सिमम होती है ओमेगा ए के बराबर। ओमेगा हमने ये निकाल लेंगे और ए आयाम यहाँ से रख लेंगे, तो इसको निकाल लेंगे हम इस तरह से। तो वही करना है, पहले ओमेगा निकाल लेना है, ठीक है, और उसके बाद त्वरण, अधिकतम त्वरण ओमेगा स्क्वायर ए, और उसके बाद अधिकतम वेग ओमेगा ए। तो ये दोनों आ जाएंगे 8.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल 10वां क्वेश्चन है अब कि अभ्यास 14.9 में 14.9 वाला जो किताब का अभ्यास है उसमें देखना है आपको कि मान लीजिए कि जब कमानी अतानित अवस्था में है तब पिंड की स्थिति x बराबर 0 है, तनित नहीं है वो तब, तथा बाएं से दाएं दिशा x की धनात्मक लेंगे। अब दोलन करते पिंड के विस्थापन x को समय के फलन के रूप में दर्शाना है। यदि घड़ी में विराम घड़ी को आरंभ t बराबर 0 करते समय पिंड अपनी मध्य स्थिति पर हो, यानी कि इस तरह से ये स्प्रिंग है, ये इसकी मान लो मध्य स्थिति है, और जब हम इसको खींचेंगे इधर तो ये a प्लस में जाएगा, और फिर जब ये संपीड़ित होगा तब, और जब संकुचन करेंगे तो यहाँ पर ये a माइनस में जाएगा, और ये इसकी संतुलन स्थिति है 0। तो अब ये बोल रहा है कि पहला, अब अगर यह अपनी मध्य स्थिति पर हो, जब हम इसको शुरू कर रहे हैं तब ये यहाँ पर हो, तो उसके लिए हमको लिखना है समीकरण। तो फलन का समीकरण, तो a में अब देखो समीकरण क्या होता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। अब t बराबर 0 पर अपनी मध्य स्थिति यानी कि x बराबर 0, t बराबर 0 x बराबर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 बराबर हो जाएगा a साइन फाई। अब साइन फाई 0 है, ये साइन a नीचे चला जाएगा, साइन फाई बराबर 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो फाई तो 0 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, ओमेगा। तो अब समीकरण क्या बन गया, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 0, यानी कि फाई 0 आया है, अब ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा रूट k अपॉन m। तो अब अगर आप 14.9 वाले उदाहरण में देखोगे तो k और m का मान दिया हुआ है। तो k हमको दे रखा है 1200, यानी कि जो हमने पिछला ही क्वेश्चन कर रखा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसमें हमने 1200 निकाला है k, और m कितना दे रखा है उसमें 3 किलो, ठीक है ये। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा हमारा आएगा, तो 1200/3 400 हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 20, ओमेगा आ गया 20। तो अब यहाँ पे 20 रख देंगे, तो x बराबर a साइन 20t, इतना हो गया। अब ये तो a के लिए था, अब b के लिए क्या करना है, तो b के लिए पहले a वाला लिख लेते हैं। चलो
इस तरह से हम लोग a का निकाल लेंगे, यानी कि 0 रखा, यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये a साइन फाई बराबर 0, तो फाई बराबर 0, तो ये हो जाएगा फाई 0, ये बन गया सिर्फ x बराबर a साइन ओमेगा टी। ओमेगा निकाल लिया रूट के अपॉन m करके, ये 1200 हो गया, ये 3 हो गया, तो 400 रूट करेंगे 20, तो इतना हो गया। अब b वाले में क्या बोल रहा है यह, तो B पर ये बोल रहे हैं कि जब वह अधिकतम तनित स्थिति, यानी कि स्प्रिंग को तान दिया हमने, ये प्लस a में पहुंच गया, क्योंकि ये वाली दिशा प्लस a है और इधर वाली दिशा माइनस a है। तो अब x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो पहले हम फाई निकाल लेते हैं t बराबर 0 पर। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं घड़ी, t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर a है, तो यानी कि t बराबर 0 पर x बराबर a, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर a साइन फाई ओमेगा टी, तो 0 हो जाएगा क्योंकि t बराबर 0 है, तो a से a कट हो गया, तो साइन फाई बराबर 1, तो साइन फाई 1 कब होता है, जब ये 90 हो, यानी कि π/2 हो, तो फाई बराबर π/2। तो अब x क्या हो गया, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं समीकरण को, x बराबर a साइन, अब ओमेगा, तो ओमेगा तो हमने पहले निकाल रखा है, अभी उसी को रख देंगे, तो 20t प्लस π/2। अब ये क्या बन गया, साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा x बराबर a कॉस 20t। तो इस तरह से हम लोग इसको b वाले को भी लिख सकते हैं। अब बारी है c वाला, तीसरे में क्या बोल रहा है ये, सी में बोल रहा है कि अधिकतम संपीड़न की स्थिति पर, तो इस तरह से इसको संपीड़ित कर दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि इधर माइनस है। तो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो t बराबर 0 पर x बराबर माइनस ए, तो x क्या होता है, x बराबर होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो x की जगह क्या आएगा, माइनस ए, तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी यानी 0 हो गया, बचा फाई, तो अब a यहाँ से कट हो जाएगा, तो -1 बचेगा, तो साइन फाई बराबर -1। अब साइन -1 कब होता है, तो तब होता है जब फाई बराबर होता है 3π/2, इतना तो तुमको आता है। तो अब समीकरण कैसे लिखा जाएगा, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह 3π/2, और ओमेगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20, है ना, वो लिख लेंगे अभी। चलो अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, 3π/2 साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस, है ना, π/2 है तो कॉस हो जाएगा, तो a कॉस ओमेगा टी पर माइनस का, ठीक है, तो 3π/2 प्लस करते तो माइनस आएगा, वहाँ पर साइन माइनस होता है उस क्वाड्रेंट पर, तो माइनस आ जाएगा, तो और ओमेगा की जगह क्या लिख लेंगे, 20, तो माइनस, और दूसरी चीज़ कि हम a भी हमने निकाल रखा है, तो 2 सेंटीमीटर जो आयाम है वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये 2 cos 20t हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका समीकरण बन गया। तो इस तरह से हमने इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सी वाला, तो ये हो गया सी वाला भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, 11वां सवाल है अब कि चित्र 14.26 यहाँ पर दे रखा है, 2 वृत्त दे रखे हैं और प्रत्येक आरेख पर वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण काल और आरंभिक स्थितियाँ और परिक्रमण की दिशा दर्शाई गई है। तो प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण करते कण के त्रिज्य सदिश के x अक्ष पर प्रक्षेप की तदनुरूपी सरल आवर्त गति ज्ञात करनी है। तो सरल आवर्त गति का समीकरण निकालना है पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। चलो पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले में आवर्त काल 2 सेकंड दे रखा है और ये त्रिज्या जो है ये 3 सेंटीमीटर है और यह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में गति कर रहा है। तो अब p बराबर 0 पर ये यहाँ पर है। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद ये t टाइम पे यहाँ पहुँच गया और इसने इतनी दूरी तय की थीटा, ठीक है। अब ये t समय पर यहाँ पर p डैश पे पहुँच गया है तो ये थीटा हुआ। अब थीटा बराबर क्या होता है,
ओमेगा टी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो थीटा किसके बराबर हुआ, तो 2 पाई बाई, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 पाई बटे 2 टी, 2 से 2 कट हो गया, पाई टी के बराबर हुआ। अब ये बोल रहा है कि इसका जो प्रक्षेप हमको करना है वह कहाँ करना है, एक्स एक्स पर। तो इस बिंदु से यहाँ पर एक लाइन हम जैसे खींचते हैं तो हमको ये चाहिए, ठीक है, इसको ओ एन अगर मैं ले लूँ तो हमको ये ओ एन चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ एन किसके बराबर होगा, ओ एन के लिए ही तो हमको निकालना है कि एक्स अक्ष पर ये अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे, यानी कि ये कण की एक्स अक्ष पर ये समय के साथ साथ कैसे बदल रहा है, ये ऐसा, ये सरलतावर्त गति। तो अब यहाँ पर पहले साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया इसमें, ओ एन हो गया, और कर्ण क्या है बटे में ये ओ पी डैश, ओ पी डैश। तो हमको ओ एन चाहिए, तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी डैश साइन थीटा। अब ओ एन क्या है, ये इस दिशा में है एक्चुअली, ठीक है, इसको x लेंगे पर माइनस का x, तो माइनस एक्स बराबर ओ पी डैश। ओ पी डैश तो क्या है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3 साइन थीटा, तो माइनस इधर ले लेते हैं, x बराबर -3 साइन ओ थीटा। अब थीटा क्या है पाई टी, पहले निकाल रखा है पाई टी। तो ये जो है इसका सरल आवर्त गति का समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम इसको, अब यहाँ पर देखो हमने अभी साइन थीटा के हिसाब से निकाला, तो हम कॉस थीटा के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉस के हिसाब से निकालेंगे, तो ये कॉस के लिए ये क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण। तो कॉस ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी डैश कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा वही साइन थीटा होता है, और वही माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स टी 3 साइन 3 थीटा। और इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब इसी में ये दूसरा व्रत है। अब इसमें क्या दे रखा है कि भाई t बराबर 0 पे ये यहाँ पर है, और यह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो अब t बराबर 0 पे है, ये है, और इसका आवर्तकाल दे रखा है t 4 सेकंड। तो पहले तो मान लेते हैं कि ये p से यहाँ कहीं पर p डैश पे पहुँच गया, ठीक है, p डैश पे पहुँच गया, और इसने ये थीटा जितना अंतर तय किया। अब जब ये यहाँ पर है, हमको तो x एक्स पे चाहिए, तो यहाँ से एक लंब बनाएंगे, ये हमको ये चाहिए, तो ये ओ एन ले लिया, ये थीटा है। अब थीटा क्या होता है ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब टाइम पीरियड कितना दे रखा है 4 सेकेंड, तो 2 पाई बटे में 4 गुणा टी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 टी के बराबर थीटा। अब इसमें ये जो ओ एन है इसके लिए हमको फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए देखो ये थीटा है, ये इसके साथ वाली भुजा है, तो आधार हो गया, तो कॉस थीटा लिया जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार है ओ एन बटे में ओ पी, ठीक है। हमको क्या चाहिए ओ एन, तो ओ एन कितना हो जाएगा ओ पी डैश कॉस थीटा, ये। अब ओ एन इसको x के फॉर्म में ले लो, दरअसल ये बाईं तरफ है तो माइनस एक्स लिया जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर त्रिज्या कितनी है 2 मीटर, 2 कॉस, और थीटा कितना है पाई बाई 2 टी, तो ये माइनस को इधर ले लेंगे, तो x बराबर -2 कॉस पाई बाई 2 टी, तो ये इसका समीकरण बन जाएगा।
तो वही अच्छे से इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो एक्स टी बराबर हो जाएगा -2 cos π/2 टी के बराबर। तो दोनों में देखो, अगर वह क्लॉकवाइज है तो उसमें साइन आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉस आ रहा है, ये ध्यान देना दोनों में। अगला सवाल करते हैं अब। 12वां प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। अब हमको समीकरण दे रखे हैं एसएचएम के और हमको वृत्त बनाना है। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, वृत्त दिया था, उसमें से समीकरण बनाने थे। आसान है। और सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रम की दिशा वामाव्रत लेनी है हमको, ठीक है। और x को सेंटीमीटर में, t को सेकंड में बताना है, ठीक है। और t बराबर 0 स्थिति, वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शानी है उसमें। पहला है x बराबर -2 sin 3t + π/3। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखो कि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए x बराबर a cos ωt + phi। तो सारे समीकरणों को इसमें बदलना है पहले तो, और इसमें बदल जाएगा तो इसमें से हम t बराबर 0 रख के phi निकालेंगे, ठीक है। phi मिल जाएगा और ओमेगा मिल जाएगा, है ना। उसमें फिर हम तुलना करके दोनों समीकरणों की ओमेगा और phi निकालेंगे, ठीक है। ओमेगा और phi मिल जाता है तो phi से हमको पता चल जाएगा कि वह कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि t बराबर 0 में वो कहाँ पर है, यानी कि phi। और ओमेगा से उसका हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। 2π/ω बराबर होता है 2π/t। तो अब सबसे पहले हमको दे रखा है ये a वाला। तो x बराबर -2 sin 3t + π/3 है। तो इसको हमको कॉस में बदलना है। तो इसको कॉस में कैसे बदला जा सकता है, देखो इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 cos 3t + π/3 + π/2, यानी कि π/2 + थीटा। cos π/2 + थीटा क्या होता है, -sin थीटा। ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो x बराबर 2 cos 3π + 3t है ये 3t + 5π/6, इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखो ये वाले समीकरण और इसकी तुलना करो। तो यहाँ से आयाम हमको पता चल रहा है कि 2 है, यानी कि जो वो वृत्त हम बनाएंगे उसकी त्रिज्या हमको मिल गई है 2 अधिकतम। अब ओमेगा बराबर क्या मिल रहा है, 3। फाई बराबर क्या मिल रहा है, 5π/6। तो अब अगर हम लोग वृत्त बनाते हैं, जैसे ये वृत्त बनाया, ठीक है। तो अब ये x एक्सिस है, यहाँ से देखो अब एंगल बनाओ इसके साथ, कितना 5π/6 मतलब 150 डिग्री। यहाँ पर t बराबर 0 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और आवर्तकाल निकाल सकते हैं इसका ओमेगा पर से हम लोग, ठीक है। तो ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा बराबर क्या है, 3 रेडियन/सेकंड। तो बस वृत्त बना लेंगे। तो देखो इसमें कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो पहले ये साइन को तो कॉस में बदल लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कॉस में बदलने के लिए अंदर π/2 जोड़ दो, क्योंकि कॉस π/2 + थीटा -sin थीटा होता है, इसीलिए। तो ये π/3 + π/2 हो गया 5π/6। तो अब तुलना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से फाई आया 5π/6 यानी कि 150 डिग्री, और ओमेगा कितना आया है, 3 रेडियन। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 रेडियन। तो अब वृत्त बनाओ, वृत्त की त्रिज्या इसके आयाम के बराबर, आयाम कितना है, 2 सेंटीमीटर। देखो ये a है और यहाँ पर 2 है, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लो। अब यहाँ पर फाई कितना है, 150 डिग्री।
तो x के साथ 150 बनाओ, किस दिशा में बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज माना है पहले से ही। 150 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर t बराबर 0 है, यहाँ से शुरू हो रहा है कण का चलना, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी स्थिति हो गई और यही x बताएगा, ये x। तो अब ये धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, तो x पहले बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होगा, कि जैसे यहाँ पर पहुँचेगा बढ़ सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ से जब इधर को आएगा फिर कम होते जाएगा, कम होते यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से मैक्सिमम। तो ये ओमेगा कितना आ गया इसका? 3 रेडियन पर सेकंड। तो ये इसका वृत्त बन गया। ऐसे ही दूसरा अभी b वाला, तो b वाला है x बराबर cos π/6 माइनस t। तो इसको हम लोग t माइनस π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और इसको वो समीकरण के साथ तुलना करो। वो समीकरण कौन सा है? x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ से फाइव कितना आ रहा है? माइनस π/6। a कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। ओमेगा कितना है? 1। तो वृत्त बनाओ 1 सेंटीमीटर का, और t बराबर 0 कहाँ पे रखना है? माइनस π/6 पर रखना है, ठीक है। नीचे को एंगल बनाएंगे ऐसे। तो देखो, और ओमेगा कितना है? 1। बस आसान है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। चलो b में x, इसको हमने उल्टा कर दिया, t माइनस π/6, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा के बराबर। यहाँ से a आ गया 1, फाइव आ गया माइनस π/6 यानी कि माइनस 30। तो माइनस 30 यानी कि यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे माइनस 30, तो ये π/6 हो गया। तो यहाँ पर t बराबर 0 आएगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, और ये ओमेगा बराबर क्या है? 1 रेडियन पर सेकंड है। इसमें से पता चल गया ओमेगा t के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे बना लेंगे हम इसको। c वाला देखते हैं अब इसमें। तो c में है x बराबर 3 साइन 2πt प्लस π/4। तो साइन है तो पहले कॉस में बदलना पड़ेगा, तो x बराबर cos 3 cos, और अंदर क्या हो जाएगा? π/2 ऐड हो जाएगा इसमें, बस कॉस में बदल जाएगा ये। तो 2πt प्लस π/4 प्लस π/2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो x बराबर बन गया 3 cos 2πt प्लस इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 3π/4 आएगा। तो अब इसको किसके साथ हमको कंपेयर करना है? x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से त्रिज्या उसकी a आयाम 3 सेंटीमीटर हो गया, ओमेगा किसके बराबर हुआ? 2π के बराबर हो गया, और फाई किसके बराबर हुआ? 3π/4। तो अब इसका वृत्त बनाएंगे, तो इस तरह से। हाँ, एक यहाँ पर माइनस की साइन भी आएगी, क्योंकि उसमें प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब क्योंकि cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए, है ना। तो ये माइनस आ गया। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, ठीक है। 3π/4 यानी कि 135 डिग्री, और ओमेगा कितना है? 2π/t के बराबर यानी कि 2π रेडियन पर सेकंड है। तो अब हम इसका वृत्त बनाएंगे, सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। तो इस तरह से हम इसका वृत्त बना लेंगे, जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, जो हमने उसमें से निकाल ली है, और ये एंगल 3π/4, तो पूरा ये 3π/4 का एंगल बनाएगा, और ये यहाँ से t बराबर 0 हो जाएगा, और ओमेगा कितना है? 2π। d वाला देखते हैं अब लास्ट इसमें। यहाँ पर है x बराबर 2 cos πt, तो cos में ही है, और यहाँ पे फाई है ही नहीं, तो फाई बराबर 0 हो गया, और a कितना है? 2, और ओमेगा कितना है? cos ओमेगा t यानी कि पाई। तो आसान है, वृत्त बनाएंगे, और ये यहाँ से ही शुरू होगा, यहाँ से ही t बराबर 0 पर, क्योंकि फाई 0 है, ठीक है। और ये इस तरह से घूमेगा, और इसकी त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना हो गया इसका? पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसका हम लोग ग्राफ बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, इस तरह से इसका वृत्त बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अब इसमें। 13वां प्रश्न है अब कि चित्र में के बल स्थिरांक की किसी कमानी के एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से
तथा दूसरे सिरे से एक द्रव्यमान m जोड़ा गया दर्शाया गया है। कमानी के मुक्त सिरे पर बल F आरोपित करने से कमानी तन जाती है। और दूसरा B वाला चित्र दे रखा है कि उसमें दोनों सिरों पर m द्रव्यमान जड़ा हुआ है और कमानी के दोनों सिरों को चित्र में समान बल F द्वारा तनित किया गया है। तो यहाँ पर एक साइड तो यह फिक्स कर रखा है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रखे, इधर m द्रव्यमान लगा रखा है और इसको F बल से खींच रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रखा है, बीच में स्प्रिंग है, यहाँ पर m द्रव्यमान है, यहाँ m द्रव्यमान है और दोनों को F से खींच रहे हैं। तो दोनों प्रकरणों में कमानी का अधिकतम विस्तार क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कितना विस्तार होगा और इसमें कितना विस्तार होगा, ये निकालना है। तो देखो विस्तार की अगर हम लोग बात करें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर विस्तार हुआ x, ठीक है। अब F बराबर क्या होता है, माइनस kx, और सिर्फ मान की बात करें हम तो F बराबर हुआ kx के। तो x कितना आया, F अपॉन k। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि विस्तार है x डैश, तो यहाँ पर भी वही स्थिरांक, क्योंकि k ही है दोनों में, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k x डैश। अगर सिर्फ मान की बात करें, ये ऋण जो है वो विपरीत दिशा बताता है, तो अगर मैं सिर्फ बात करूं कि x डैश तो F बटे में k, क्योंकि यहाँ पर भी बल उतना ही है, स्थिरांक k ही है। तो अब दोनों में x डैश और x क्या है, बराबर है, तो इसीलिए विस्तार दोनों के लिए अब क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों के लिए लिख सकते हैं, ये पहले वाले के लिए a के लिए a वाली अवस्था में, और दोनों में क्या होगा, f बटे k के बराबर होगा, ठीक है। ये x डैश है f बटे k और ये x है f बटे k। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, अब b में बोल रहा है कि यदि प्रकरण a का द्रव्यमान तथा b के दोनों द्रव्यमान को मुक्त छोड़ दिया जाए, दोनों को मुक्त छोड़ देते हैं, तो प्रत्येक प्रकरण में दोलन का आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए आवर्तकाल की बात करूं, तो इसके लिए आवर्तकाल हमने निकाल रखा है स्प्रिंग के लिए, तो होता है t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन k, ये होता है आवर्तकाल, ये हमने निकाल रखा है थियरी वाले में, ये स्प्रिंग के लिए। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ दिया, मतलब खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि ये स्प्रिंग अपने मध्य स्थिति, ये इसकी मध्य स्थिति है, ये इसके आसपास दोलन करेगी और ये वाली इसके आसपास दोलन करेगी। तो अब k क्या हो जाएगा, इसका बट जाएगा। k कैसे बटेगा, तो ये हो जाएगा दोनों 2k, ये भी 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा, इस तरह से। अब अगर मैं सिर्फ इधर वाले की बात करूँ, एक का जितना दोलन होगा उतना ही दूसरे का भी होगा, तो अगर मैं इसके दोलन की बात करूं तो इसका दोलन t डैश बराबर 2 पाई रूट m अपॉन 2k, यानी कि 1/√2 गुना हो जाएगा इस वाले का, और इस वाले का कितना होगा, 2 पाई, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि t डैश बराबर t अपॉन √2। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहले वाले के लिए ये पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया, f बराबर माइनस के एक्स, तो f बराबर होता है ma, तो ma बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, यहाँ से a मिल जाएगा माइनस के अपॉन एम एक्स, तो a यानी कि माइनस एक्स के समानुपाती है। तो अब यहाँ से a बराबर दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अपॉन एम। तो यहाँ से दोलन अब दोलन कितना होता है, 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा मान रख देंगे रूट के अपॉन एम, तो दोलन कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट एम अपॉन के। और वैसे आपको ये चीज़ डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, बार बार हम लोग ये नहीं निकालेंगे, ठीक है। सीधे दोलन 2 पाई रूट एम अपॉन के स्प्रिंग के लिए। तो ये तो पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले केस में ये स्प्रिंग अपनी मध्य स्थिति इसके आसपास दोलन करती है, ये भी। तो अगर ये स्प्रिंग दो भागों में बट गई तो ये हो गया 2k, ये हो गया 2k। तो अब वही
एफ बराबर क्या हो जाएगा, -2kx हो जाएगा। तो -2kx, फिर इसमें वही चीज़ एम ए बराबर -2kx हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया, ये m नीचे चला गया, -2k/mx। अब ए क्या होता है, -ω²x, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √2k/m। इस तरह से ये हो जाएगा √2k/m। अब दोलन क्या होता है, 2π/ओमेगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf यहाँ से, यानी कि ओमेगा बराबर 2π/t, तो t इधर चला गया, 2π/ओमेगा यहाँ से आया, है ना। अब ओमेगा हमने निकाल रखा है, ये हो जाएगा 2πm/√k। तो ये आवर्तकाल t डैश ले सकते हैं इसको दूसरे वाले केस में। तो इस तरह से हम लोग दोनों का आवर्तकाल निकालेंगे, दो अलग अलग है, और दोनों का जो विस्थापन है वो एक समान है। 14वां क्वेश्चन है, अब किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हेड में पिस्टन का जो स्ट्रोक है आयाम से 2 गुना यानी कि 1 मीटर है, तो आयाम कितना हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर यहाँ से, ठीक है। स्ट्रोक, इंजन का जो स्ट्रोक है वो। अब यदि पिस्टन 200 रेडियन प्रति मिनट की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है, ओमेगा दे रखा है कितना, 200 रेडियन प्रति मिनट, ठीक है, ये दे दिया। तो अब सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अधिकतम चाल क्या होती है, v मैक्सिमम क्या होती है, ओमेगा ए। अब ओमेगा हमारे पास है, ए हमारे पास है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगी अधिकतम चाल। तो इसको लिख लेते फटाफट। तो ये स्ट्रोक की लंबाई 1 मीटर है, तो एसएचएम का आयाम 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5। ओमेगा पहले ही दे रखा है, वी मैक्सिमम ओमेगा ए यानी कि 200 × 0.5 मीटर प्रति मिनट। हाँ, क्योंकि ये किस में दे रखा है, मिनट में, इसलिए जो स्पीड है यानी कि जो चाल है वह भी किस में आएगी, प्रति मिनट में। अगला सवाल देखते हैं अब। 15वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण जो होता है वो कम होता है पृथ्वी से, 1.7 है। यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल दे रखा है, अब एक सरल लोलक है, उसका पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना है, 3.5। तो चंद्रमा के पृष्ठ पर अगर उसी को लेके जाएं तो उसका आवर्तकाल वहाँ पर कितना होगा, और पृथ्वी का आवर्तकाल जी दे रखा है 9.8, जो तुमको याद है पहले से। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो लोलक का सरल आवर्तकाल, t बराबर होता है 2π√L/g। अब ये जो g है, अगर ये पृथ्वी पर है तो पृथ्वी का g लेंगे, चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा का g लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दो सूत्र बनाते हैं इससे। ये मान लो कि हम लोग अर्थ के लिए बना रहे हैं, तो e लिख देते हैं, TE, और यहाँ पे GE हो जाएगा। लंबाई तो उतनी रहेगी चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा में जाए, और 2π भी उतना ही रहेगा। अब चंद्रमा के लिए TM बराबर 2π√L/GM। इन दोनों को भाग कर देंगे, तो भाग कर देंगे तो हमको देखो TM/TE कर देते हैं, तो TM/TE यानी कि आवर्तकाल कहाँ पर, चंद्रमा में, ये आवर्तकाल कहाँ पर है, पृथ्वी पर, अर्थ पर, बराबर 2π से 2π कट हो गया। इसको करेंगे तो ये रूट हो जाएगा उल्टा, तो ये GE ऊपर आएगा और GM नीचे। बस यहाँ पे TE को इधर लेके जाओ तो TM मिल जाएगा, GM दे रखा है, गुणा करेंगे, भाग करेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण है 1.7, पृथ्वी का है 9.8, पृथ्वी पर आवर्तकाल 3.5। तो चंद्रमा पर आवर्तकाल निकालना है तो TE बराबर होता है 2π√L/GE, चंद्रमा पर आवर्तकाल 2π√L/GM, और दोनों को करेंगे भाग, तो हमको मिलेगा TM बराबर √GE/GM × TE। तो ये सारा मान रख देंगे, ये बन जाएगा 8.4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, चंद्रमा पर आवर्तकाल उसका।
तो ये आवर्तकाल जो है ये बढ़ गया है, पृथ्वी से ज़्यादा हो गया है। अगला सवाल देखते हैं अब। 16वां है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, किसी कण की सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमान तथा बल स्थिरांक पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2π√m/k, इस पर निर्भर करता है। पर यदि कोई सरल लोलक सरल आवर्त गति करता है तो तब फिर किसी लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमने पढ़ा है सरल लोलक के लिए t क्या होता है, 2π√L/g। तो यहाँ पर लोलक का द्रव्यमान नहीं है, तो ये वही पूछ रहा है भाई क्यों। तो इस क्यों का जवाब है कि सरल लोलक के लिए जो k और m होते हैं ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि k अनुक्रमानुपाती m। तो m अगर बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा। तो अगर ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो इनका अनुपात m/k हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा नियत रहना है, जैसे कि m बढ़ाएंगे तो k भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो सिर्फ लंबाई और g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है लोलक का। इसीलिए B बोल रहा है अब, किसी सरल लोलक की गति छोटे कोण के सभी दोलनों के लिए सन्निकट सरल आवर्त गति होती है। बड़े कोणों के दोलन के लिए यह एक अधिक गूढ़ विश्लेषण यह दर्शाता है कि t का मान 2π√L/g से अधिक होता है। इस परिणाम को समझने के लिए किसी गुणात्मक कारण का चिंतन कीजिए। तो अब ये बोल रहा है कि वो जो छोटे मान होते हैं थीटा के, यानी कि सरल लोलक के लिए जब हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि ये जब थीटा जितना विस्थापन हुआ है, लोलक को हमने इस तरफ किया है अपनी मध्य स्थिति से, यहाँ पर इसके पर mg बल लगता है नीचे की तरफ। तो इसको हमने दो घटकों में बांट दिया था, एक इस तरफ mg साइन थीटा और एक इस तरफ mg कॉस थीटा। तो अब इसके दोलन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो mg साइन थीटा। अब एकदम छोटे कोणों के लिए साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है mg थीटा। तो अगर छोटा कोण है तो हम लोग ने फिर उसमें mg थीटा लेके मान निकाला था t बराबर 2π√L/g। तो अब अगर बहुत बड़ा कोण है तो हम mg थीटा नहीं ले सकते हैं, हमको mg साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो अगर अब हम mg साइन थीटा लेते हैं तो जो है साइन थीटा का मान छोटा होगा थीटा से। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा, थीटा से छोटा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि g, ये g जो है ये कम हो जाएगा उच्च कोणों के लिए। तो g कम हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल इसलिए बढ़ जाता है 2π√L/g से। तो इन दोनों का हल हम लिख लेते हैं। पहले वाले में तो क्या है कि जैसे कि k और m दोनों अनुक्रमानुपाती हैं तो m/k नियत रहता है, तो इसलिए आवर्तकाल पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे वाले में कि हम मानते हैं कि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर है, पर उच्च कोणों के लिए साइन थीटा का मान जो है वो थीटा से छोटा हो जाता है। तो जिससे mg साइन थीटा को mg थीटा में लेने पर g के मान में उच्चतम कोण पर प्रभावी कमी आ जाती है। g कम हो जाता है तो g कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, c क्या बोल रहा है अब इसमें। c में कोई व्यक्ति कलाई घड़ी बांधे किसी मीनार की चोटी से गिरता है, क्या मुक्त रूप से गिरते समय उसकी घड़ी यथार्थ समय बताती है। देखो, अब जो उसके हाथ में जो घड़ी है वो स्प्रिंग वाली घड़ी होती है, कलाई वाली घड़ी, तो वह गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये टाइम पीरियड किसका है, लोलक का। अगर लोलक वाली घड़ी होगी तो जी पर निर्भर करेगा, है ना। तो इसलिए वो स्प्रिंग वाली घड़ी है वो जी पर निर्भर नहीं करती है, वो निर्भर करती है 2π√m/k पर। तो वो मुक्त पतन करने पर ये इसमें से कोई भी चीज़ नहीं बदलती है, तो इसलिए वो यथार्थ समय बताएगी।
डी बोल रहा है कि गुरुत्व बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी केबिन में लगे सरल लोलक के दोलन की आवृत्ति क्या होती है। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, उसका मुक्त पतन हो रहा है। तो मुक्त पतन हो रहा है तो जी कितना हो गया, 0 हो गया। तो जी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो आवर्ती क्या होती है, तो 1/, टाइम पीरियड यानी कि 1/, इन्फिनिटी बराबर 0। तो आवर्ती कितनी हो जाएगी, 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये सी हो गया। और डी में वही, अगर मुक्त पतन होगा तो जी 0 हो जाएगा, तो टी आ गया इन्फिनिटी, और आवर्ती 1/t यानी कि 0। तो यानी कि दोनों की आवर्ती क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मुक्त पतन में। अगला सवाल 17वां क्वेश्चन है कि किसी कार की छत से L लंबाई का कोई सरल लोलक जिसके लोलक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, लटकाया गया है। कार R त्रिज्या की वृत्ति पथ पर एक समान चाल v से गतिमान है। यदि लोलक त्रिज्य दिशा में अपनी साम्यावस्था की स्थिति के इधर उधर छोटे दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक R त्रिज्या के वृत्त पर कोई एक कार इस तरह से गति कर रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक लोलक लटका हुआ है। तो अब उस लोलक पर 2 त्वरण काम कर रहे हैं, एक तो G नीचे की तरफ और दूसरा त्रिज्यतः बाहर की तरफ एक त्वरण GR, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियली बाहर की तरफ, अब केंद्र बल की वजह से। तो अब आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 2π√L/G। अब G कौन सा, G इफेक्टिव, इस पर टोटल G कितना लग रहा है, क्योंकि 2 त्वरण लग रहे हैं इस पे, G पृथ्वी का नीचे की तरफ और GR बाहर की तरफ। अब ये GR किसके बराबर होता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है अभी केंद्र वाले में, v²/r के बराबर होता है। तो अब ये और इन दोनों का परिणामी ये है, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इसलिए इनका परिणामी G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, रूट में G² + GR²। तो G इफेक्टिव लिख लेंगे रूट G² देखो v²/r² करेंगे, v की पावर 4 और r² हो जाएगा, बस इसको यहाँ पे रख देंगे तो मिल जाएगा। आसान है। तो देखो इसको लिख लेते हैं। तो इसमें इस तरह से 2 त्वरण काम कर रहे हैं, एक G नीचे की तरफ और ये AR बाहर की तरफ, v²/r। तो इन दोनों का प्रभावी जो हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो cos 90 जो हो जाए वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा a² + b² + 2ab cos θ 0 हो गया। तो ये हो गया G² + v²/r का होल स्क्वायर। तो अब त्वरण होता है 2π√L/G इफेक्टिव, यानी कि त्वरण, यानी कि A इफेक्टिव बोल सकते हैं उसको हम। तो उसकी जगह पूरा का पूरा ये रख देंगे, बस यही हो गया इसका आवर्तकाल। अगला सवाल 18वां प्रश्न है कि आधार क्षेत्रफल A तथा ऊंचाई h के एक कॉर्क का बेलनाकार टुकड़ा ρL घनत्व के किसी द्रव में तैर रहा है। ठीक है, तो कॉर्क को थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्रता छोड़ देते हैं। यह दर्शाए कि कॉर्क ऊपर नीचे सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल 2π√h⁻ρLg है। रो कॉर्क का घनत्व है, द्रव की क्षमता के कारण अवमंदन को नगण्य मानना है। मतलब बोल रहा है कि एक कॉर्क है बेलनाकार, वो पानी में तैर रहा है और उसको थोड़ा सा हम नीचे दबाएंगे तो फिर क्या होगा, नीचे से उत्प्लावन बल लगेगा तो ऊपर की ओर कूदेगा और फिर वह दोलन गति करेगा ऊपर नीचे ऐसे, और उसका दोलन हमको बताना है कि उसका आवर्तकाल इतना है। तो समझते हैं इसको। तो इस तरह से पहले इस चित्र में ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि ये बेलनाकार अपनी संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था मतलब कि इस पर इसका भार और नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये संतुलन की स्थिति में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर से दबा के x जितना विस्थापन करा दे रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो x जितना विस्थापन हम अगर कराते हैं
तो अब क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा का, ये पानी में दब गया है, एक्स्ट्रा का आयतन, यह क्या करेगा, एक उत्प्लावन बल बनाएगा ऊपर की तरफ जो ज़्यादा होगा, जो एक प्रत्यानयन बल का काम करेगा ऊपर की तरफ। अब ये प्रत्यानयन बल कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो आयतन, जो एक्स्ट्रा का जो आयतन पानी में डूबा है, वह आयतन गुणा, यानी कि बल क्या होता है, F बराबर mg। तो पहले m निकालना पड़ेगा हमको, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा इसका जो पानी में डूबा है। तो आयतन गुणा घनत्व, घनत्व कितना है, किसका घनत्व, पानी का घनत्व, क्योंकि बल तो पानी लगा रहा है, तो रो L और G, ये आ गया हमारा प्रत्यानयन बल माइनस ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस प्रत्यानयन बल से यह अपने मध्य स्थिति के आसपास क्या करेगी, दोलन करेगी। तो अब जब बल आ गया तो हम त्वरण निकाल सकते हैं इसका, और त्वरण के साथ फिर, तो त्वरण हम कैसे निकालेंगे कि ये बेलनाकार का जो त्वरण है A, तो F अपॉन M। M क्या, F तो हमने ये निकाल रखा है आयतन, यानी कि A इंटू एक्स गुणा रो L G, ये है प्रत्यानयन बल। तो F बटे M, M क्या है, इसका द्रव्यमान, बेलनाकार का द्रव्यमान। तो बेलनाकार का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये पूरी h ऊंचाई है, ये क्षेत्रफल है A, तो A गुणा h आयतन हो गया, गुणा रो घनत्व, तो ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान। तो इसको बटे कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो ये देखो A x रो, ये L छोटा होगा, सबस्क्रिप्ट में है, Lg बटे में A h रो, ये आ गया A। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे A बराबर ओमेगा स्क्वायर x के साथ। यहाँ पर भी x है, ये भी x है, और बाकी जो बचा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर, वहाँ से निकलेगा ओमेगा, और फिर हम निकालेंगे t, है ना, आसान। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ से ही कॉर्क का द्रव्यमान हमने निकाल रखा है, आयतन गुणा घनत्व। आयतन है इसका A गुणा h और घनत्व है रो। ठीक है, और Ax जितनी एक्स्ट्रा वो बल लगा के हमको गहराई में डाला है, तो उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ, जो होगा Ax रो Lg। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन पर प्रत्यानयन बल क्या होगा, अतिरिक्त द्रव का विस्थापित भार। तो अतिरिक्त द्रव कितना है, Ax रो और G, ये x है, इसको गुणा मत समझना, ये x है। अब बेलन का त्वरण कितना हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान, बल ये है और द्रव्यमान AH रो, यहाँ से x को पीछे ले लिया और इसको ऐसा बना दिया। अब इसको हमने कंपेयर किसके साथ किया, A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रो L G रो H, रो L ये L छोटा है, ये ऐसा है। ठीक है, अब ओमेगा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रो L G रो H। तो अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बटे में ओमेगा, तो 2 पाई ये उल्टा हो जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा हमको, जो वो पूछ रहा है कि इतना होता है करके। अगला सवाल करते हैं अब इसमें। 19वां सवाल है कि पारे से भरी किसी यू नली का एक सिरा किसी चूषण पंप से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया गया है, तो दोनों स्तंभों में कुछ दाबांतर बनाए रखा जाता है। तो यह दर्शाइए कि चूषण पंप को हटा देने से तब यू नली में पारे का स्तंभ सरल आवर्त गति करता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से एक यू आकार की ट्यूब है, जहाँ पर जिसके अंदर पारा भरा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पारे को यहाँ पर कोई सक्शन पंप से खींचते हैं। तो खींचेंगे तो ये पारा ऊपर की तरफ चढ़ेगा इस तरफ का, और इस तरफ का नीचे चढ़ेगा, नीचे दबेगा। तो हम मान रहे हैं कि ये वाला H ऊपर आ गया, पहले दोनों एक समान अवस्था में थे, दोनों एक समान ऊंचाई पर थे। तो अब मान रहे हैं कि ये H नीचे चला गया और ये H ऊपर आ गया, तो टोटल जो इसके बीच का अंतर आया वो 2H आया। ठीक है, अब मरकरी का घनत्व जो है वो रो ले लिया है, गुरुत्व त्वरण G है। तो अब क्या होगा कि जब अगर हम इस सेक्शन को हटा दें, ठीक है, जो जिससे हमने खींच रखा है, यानी कि
चूषण पंप, उसको अगर हटा दें तो क्या होगा, ये जो अतिरिक्त भार है इसकी वजह से एक नीचे को बल लगेगा। तो ये मरकरी नीचे जाएगी तो ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, इस तरह से होगा फिर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक सरल आवर्त गति हो जाएगी। तो अब यह जो बल है प्रत्यानयन बल, यह कितना होगा, ये इस जो अतिरिक्त है इसके भार के बराबर होगा। तो इसका भार हम निकालेंगे कैसे, तो इसका भार, इसका आयतन गुणा घनत्व गुणा जी, तो यही प्रत्यानयन बल लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, F प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस, क्योंकि वो ऋणात्मक होता है, माइनस ये क्षेत्रफल A गुणा इसकी ऊंचाई 2h और रो इसका घनत्व और गुणा में g। अब ये जो F है देखो, अब इसमें से A कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h बदल रहा है, तो F हो गया माइनस h के समानुपाती। तो इसीलिए F बराबर माइनस x होता है उसमें समानुपाती में। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह देखो सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये होता है, ठीक है। यानी कि F बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स, माइनस लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों समीकरण एक जैसे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सरल आवर्त गति है। अगर हम चाहें तो इसका आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आवर्तकाल बराबर यहाँ से हमको k मिल जाएगा, ठीक है। इसकी देखो ये वाले की ये F और ये इन दोनों की तुलना करेंगे, यानी कि x यहाँ पे h के बराबर है तो बाकी चीज़ें k है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बराबर t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन k, ठीक है। तो m अपॉन k से हम निकाल लेंगे। तो देखिए, तो पहले तो प्रत्यानयन बल है हमारा आयतन गुणा घनत्व गुणा g। तो आयतन आ गया a गुणा 2h यानी कि जो अधिक अतिरिक्त ऊंचाई बन रही है वो रो गुणा g। तो यहाँ से माइनस 2a रो जी एच आ गया और माइनस के एक्स के जैसा हो गया ये, ठीक है। जिसमें k क्या है, 2a रो जी है और h हो गया x के बराबर। तो f जो है समानुपाती है माइनस h के, तो इसलिए यह एक सरल आवर्त गति है जिसमें k है 2a रो जी, ठीक है। ये 2a रो जी ये k बन गया और h ले लिया हमने x। तो अगर इसका आवर्तकाल निकालें t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन k, तो ये हो जाएगा m अपॉन 2a रो जी। अब m क्या है, तो m स्तंभ में मरकरी की लंबाई क्या है, अगर l ले लेते हैं, l लंबाई है उसमें स्तंभ में, और मरकरी का घनत्व रो है, तो ये हो जाएगा a l रो बटे में 2a रो जी। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट l अपॉन 2g। तो ये आवर्तकाल भी हम लोग निकाल सकते हैं उसका। बाकी सिर्फ इतना ही बताना है कि सरल आवर्त गति है या नहीं है, तो वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो टोटल 19 क्वेश्चन थे, इसमें हमने सारे सॉल्व किए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।